चलो बच्चों, 9 सवाल पढ़ो क्या है। Two short electric dipoles are placed as shown in the figure. The energy of electric interaction between these dipoles. एनर्जी क्या होता है बच्चों? माइनस पी डॉट ई। क्लियर है ना? तो इस P2 के कारण यहाँ पे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर हो जाएगा, कितना होता है? 2k P2 cos थीटा डिवाइड बाई आर क्यू, और इधर होता है k P2 साइन थीटा बाई आर क्यू, और ये P1 है। P1 डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, सिर्फ इसके साथ कितना हो जाएगा? 2k P1 P2 cos थीटा अपॉन आर क्यूब और साइन माइनस। इज इट क्लियर? सार्थक क्लियर? हाँ सर। अगर ऐसे रखा रहता तो कितना होता पोटेंशियल एनर्जी? ग्रीन कलर जैसा। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाता? सी। नहीं, सी नहीं हो जाता, बिकॉज टू टू है ना, टू हट जाएगा, टू हटा करके सी है ना। ठीक, यस सर। चलो तो आ जाते हैं 20 और 21। ये एक्चुअली इरोडोव का सम है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। Two identical charged spheres suspended from the common point by two light string of length L are initially at distance d, which is much less than L. So बच्चा, इसको मैंने x ले लेता हूं, है ना। और ये इक्विलिब्रियम में है, और ये एंगल के बारे में कह रहा है क्या? बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या लिखेंगे बच्चों? t sin थीटा दैट इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। सही लिख रहा हूं? हाँ सर। यस सर। और t cos थीटा इज इक्वल टू mg। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और mg। ठीक है ना। नाउ चूंकि कह रहा है थीटा बहुत ही स्मॉल है, सो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? थीटा। थीटा मतलब ये हो जाएगा x/2 अपॉन l। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, सो x/2l दैट इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg।
सो x इधर चला गया तो x क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, q इज इक्वल टू अगर पूछा जाए तो सम कांस्टेंट इनटू x टू द पावर 3/2, सम कांस्टेंट k है ना, k डैश। क्लियर यहां तक? यस सर। अब कह रहा है कि ये क्या हो रहा है ना कि ये लीकेज हो रहा है, चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dq बाई dt। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, k डैश x टू द पावर 3/2 का n इंटू एक्स टू द पावर n-1 हाफ इंटू dx बाई dt। तो dx बाई dt हो जाएगा वेलोसिटी, और dq बाई dt का रहा है कांस्टेंट रेट है, तो वेलोसिटी जो हो जाएगा x टू द पावर -½ के प्रोपोर्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? यस ये सर। बच्चों ये इजी सवाल नहीं है, ये ना रियलाइज करना काफी टफ है। और एक चीज बता देता हूँ तुम लोगों को कि नीट वाले को एक बार मन किया कि थोड़ा टफ सवाल पूछते हैं 2013 में, और ये सवाल डाल दिया नीट में। तो मतलब ये तो एक्सट्रीम ही था कि नीट वाले किसी से हो जाए। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। 20 हो गया अनिकेत सर 21। ट्वेंटी वन भी देख लेते हैं बच्चों। पिछला सवाल हो सकता है बहुत सारे बच्चों को हवा न लगी हो, डोंट वरी। एसिडिफाइड वाटर फ्रॉम ए सर्टेन रिजर्वायर केप्ट एट पोटेंशियल V। बच्चों एक रिजर्वायर है जिसमें पोटेंशियल V पे ये मेंटेन रखा गया है। अब इससे क्या हो रहा है कि एक ड्रॉपलेट बाहर आ रहा है, चूंकि इसी से टच कर रहा है तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। समझ में आ रही है बात? जो ड्रॉपलेट से आएगा उसका भी पोटेंशियल V रहेगा। इनटू ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, एक स्फीयर ले लिया और इसमें गिर रहा है ये ड्रॉप। अब जब इसमें ड्रॉप गिर रहा है ऐसे, तो ये कंडक्टिंग स्फीयर भी चार्ज हो रहा है, और चार्ज कहाँ, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस सर। अरे कहाँ यस सर यार, सरफेस पे होगा। कंडक्टिंग है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो निकेत। क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये आया ड्रॉप लेकर के सरफेस पे आ गया, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, और ये पूरा हाफ फिल हो गया। द पोटेंशियल एक्वायर्ड बाय द स्फीयर इज, तो कितना सिंपल सा तो है ये। अगर ये हाफ फिल्ड हो गया है तो हाउ मेनी ड्रॉप्स fall into the sphere? So 4π/3, थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं, और रेडियस कितना कितना दिया है बच्चों, रेडियस है 4π/3 एक क्यूब का हाफ, दैट इज इक्वल टू n इंटू 4π/3 r क्यूब। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया चेतना? व्हाट इज n? नंबर चार्जेस, नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो फॉल किया इसमें, है ना।
इंटरनेट मेरा गड़बड़ दिखा रहा है। नंबर ऑफ ड्रॉप जो फॉल किया इसमें ये है, और मुझे निकालना क्या है? मुझे Potential निकालना acquired by टोटल the चार्ज। पोटेंशियल निकालना मतलब टोटल चार्ज निकालना स्फीयर पे। तो चार्ज कितना हो जाएगा? स्मॉल क्यू एक ड्रॉप का है, कितना हो जाएगा बच्चों? 4 पाई सॉरी, मुझे क्या निकालना है? क्यू निकालना है ना। तो के क्यू बाई आर, यही होता है वी। एक छोटे से ड्रॉप पे इस पे अगर हम स्मॉल क्यू चार्ज कहें तो स्मॉल क्यू चार्ज कितना हो जाएगा? v इंटू आर अपॉन के मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? कैपिटल क्यू n इंटू अ स्मॉल क्यू। n निकाल चुके हैं बच्चों यहां से, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 चले जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर। एक क्यूब Yes, अपॉन sir. Yes. एक क्यूब अपॉन 2r क्यूब, ये हो गया n, और ये क्यूब जो है पोटेंशियल इंटू आर अपॉन के। लेकिन मुझे तो निकालना है पोटेंशियल वी डैश। तो वी डैश क्या हो जाएगा? के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई A. ए। तो यहां देखो, ये के को इधर लेके चले जाओ, के क्यू एक ए को इधर लेके आ जाओ, तो क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2r स्क्वायर वी, यही आ गया। के तो चला गया, आर भी कट जाएगा। इज इट क्लियर? ए स्क्वायर वी Yes, sir. अपॉन 2r। Yes, sir. तो ये कुछ टफ सवाल था क्या? No, sir. ज्यादा टफ नहीं, बस जो कहा है वो करना है। चलो अनिकेत, खुश? और बताओ कौन सा सवाल लेना है? और किसी ने मैसेज Part किया? 12 and 20. Exercise to part 2. चेतना ने भी पूछी है, और एक बार मैसेज कर दो, मैसेज कर दो एक बार। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का 12 एंड 20। 9 तो हो गया ना सार्थक तुम्हारा? पार्ट 2 का सर। अच्छा, पार्ट 2 का 9, 9, 12, 13, 20। ओके, 9, 12, 13 एंड 20। 17 भी सर। चैतन्य, कुछ समझ में आ रहा है तुझे? ये सब दोबारा करना है घर पे बैठ के। चलो तो 9 पे आ जाते हैं। A hollow sphere having uniform charge density given तो इसमें क्यों दिक्कत है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, निकाल पाओगे क्या?
गॉस लॉ यूज कर लेंगे यार। हाँ सर। ऐसे भी कर सकते हो कि इतने चार्ज के कारण, जो चार्ज है उतने के कारण यहाँ पे फील्ड है। तो चार्ज है कितना, के क्यू हो जाएगा बच्चों 4π/3 r क्यूब माइनस a क्यूब इंटू रो के क्यू बाई r स्क्वायर। आई बात समझ में? हाँ सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या, के क्यू बाई r स्क्वायर लिखा, क्यू लिख लिया, क्योंकि इसके बाहर जो चार्ज है उसके कारण तो फील्ड है नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद अब करें क्या? तो बच्चों यहां से r से dr डिस्टेंस चल जाते हैं, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट dr, दिया। है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, के 4π/3 रो, यह है r माइनस ए क्यू बाई r स्क्वायर इंटू dr, और साइन जो भी है माइनस, और इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। सार्थक क्लियर? हाँ सर, हो जाएगा। कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे, a टू b दिया है 2a, बस बेसिक। 9th हो गया, 9th के बाद था 12th। नयन पटेल कनेक्टेड हो? यस सर। तेरी आवाज नहीं आती तो मजा नहीं आता यार। समझा क्या पिछला सवाल? यस सर। ट्वेल्थ देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज फिक्स्ड एट पॉइंट ए, यहाँ पे फिक्स्ड है। अनदर पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल इतना वेलोसिटी से मूव करवाया, द पॉइंट बी इज एट लार्ज डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों ये पॉजिटिव क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस, क्या ये ऐसे चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ऐसा? क्योंकि इस पे क्या लगेगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो कुड यू गेस कि ये जो इधर आ रहा है तो ये पुश कर रहा है, तो ये ऐसे करके ऐसे निकलेगा। Am I right? सर सर इसमें ये डाउट है कि उसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे इसकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखना? सर वो हाइट पर है ना, किसी हाइट पर। अरे नहीं, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो दो पॉइंट के बीच का जो फोर्स है उससे कोई मतलब नहीं है। एक चार्ज है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही लेना है, ठीक है। हाँ सर, हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो इसमें आइडिया क्या होगा बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जिस समय इसका वेलोसिटी और ये रेडियस वेक्टर 90 डिग्री पे हो, है ना। अभी देखो ये रेडियस और वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट इधर है, तो डिस्टेंस कम होगा। अगर यहाँ पे जाएं तो रेडियस और वेलोसिटी के बीच में अवे फ्रॉम वेलोसिटी है, तो दूर हो जाए डिस्टेंस। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना, बट ये जहां पे रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री पे हो, दैट विल बी द मिनिमम। क्लियर?
तो कहोगे सर इसमें कंडीशंस क्या क्या लगाएं? बच्चों एक तो होगा एनर्जी कंजर्वेशन, कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अभी बताओ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना है? 0। काइनेटिक एनर्जी कितना है? ½ m/u²। बाद में पोटेंशियल एनर्जी रहेगा बच्चों जो आर मिनिमम है वो KQ/r, और काइनेटिक एनर्जी कुछ हो जाएगा ½ mv²। देखो कितने अननोन हो गए? r, और कितना हो गया? v डैश। वी हैव 2 अननोन्स, दैट मीन्स वी नीड वन मोर इक्वेशन। एक और इक्वेशंस कहाँ से लाए? कोई हेल्प करेगा मुझे? मोमेंटम कंजर्वेशन। नहीं, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा। थोड़ा सा सोचो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा तो कौन सा मोमेंटम कंजर्व रह सकता है? एंगुलर। अच्छा बताओ लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं रहेगा यार? और किसका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा? ठीक है, स्मॉल क्यू का तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू का कंजर्व है क्या? यस। पक्का? हाँ सर। स्मॉल क्यू को मन किया कि रेस्ट में रहना तो रेस्ट में रह जाएगा, सॉरी कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या रेस्ट में रह जाएगा कि उसको कोई सर रख रेस्ट में? वहां पे जहाँ पे फिक्स किया है वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। यस, जो फिक्स किया है तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसलिए कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। और स्मॉल क्यू का तो दिख ही रहा है लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, और कैपिटल क्यू रेस्ट में है, ऐसे भी सोच सकते हो। एनीवे, नाउ कंसिडर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल क्यू। बच्चों जो फोर्स लग रहा है वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बच्चों कितना है? mu/d, और बाद में क्या हो जाएगा? m इंटू, सपोज ये v डैश यहाँ पे वेलोसिटी है, इंटू जो भी डिस्टेंस है r, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है ना। क्लियर? यस सर। दिस इज सेकेंड। और ये ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है बच्चों, ग्रेविटेशन में ये पढ़ाते हैं। तो 12 हो गया, 9, 12, 17। A very long, uniformly charged thread oriented along axis of a circle of radius 1 meter rests a uniformly charged thread oriented along axis of a circle of radius 1 meter. ये भी रोडोव का सवाल है। कितना बड़ा है थ्रेड? थ्रेड कितना बड़ा है यार? वेरी लॉन्ग। ये क्या है, इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट। समर्थ आते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, सबकी बात मानना है ना? अच्छा 13 भी डाउट है थर्ड को ना, 13 भी ले लेता हूँ थर्ड। ये सेमी इनफाइनाइट है बच्चों। अब बताओ इसके थ्रू फ्लक्स पूछा है, क्या करेंगे?
इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं बच्चों तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक होता है इधर, और जहां तक मुझे याद है ये होता है k लैम्डा बाई आर, और एक होता है इस डायरेक्शन में भी, ये भी होता है k लैम्डा बाई आर। समझ, कुछ तो सीख रहे होगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो? आ रहे हैं, थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे, है ना? याद आया क्या? कम से कम रिवाइज तो हो गया कि यस सर ऐसा होता है, कि आगे समझाऊं? शायद मैंने डायग्राम ऐसे बनाया था, यहाँ पे होता था k लैम्डा बाई आर, और इधर भी होता था k लैम्डा बाई आर। सार्थक क्लियर? यस सर। अब मुझे इस रिंग से फ्लक्स निकालना है, मैं कैसा एलिमेंट लूं, कैसे करूं? रिंग। आर रेडियस का डी आर थिकनेस का अगर ये रिंग ले लिया तो इस रिंग के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंपोनेंट हमें निकालना है, इसके कारण निकालना है फ्लक्स, इसके कारण तो जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? बहुत ही सिंपल सा, 2 पाई आर डी आर, ये हो गया रिंग का एरिया, और ये वाला कंपोनेंट ई डॉट डी एस के लैम्डा बाई आर, आर और आर गया, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे कहां से कहां तक? 0 to जीरो r. से कैपिटल आर। कितना टाइम लगा निकालने में? के लैम्डा इंटू 2 पाई टू आर, है ना? आ गया बच्चों? यस सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, टू पाई, 2 हो जाएगा, अब सालन नॉट गया तो 8r, 8r विल बी द आंसर। चलो तो लास्ट सवाल ले रहा हूं, 13। A small identical balls with equal charge of magnitude q, each are fixed at vertices of a regular 2019 gone. At certain instant, one ball is released, and a sufficiently long time interval later, the ball of adjacent to the first released ball is freed. The kinetic energy of the released ball found to differ by this at sufficiently large distance. समझ में आया क्या क्या कह रहा है क्वेश्चंस? यस सर। बच्चों ऐसे पॉलीगॉन है, जो भी ये नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है, 1 4 2 4 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे हैं, है ना? अभी क्या हुआ कि एक चार्ज को रिलीज किया, एक चार्ज को क्या कर दिया? छोड़ दिया, बाकी को बांध के रखा है, तो एक चार्ज क्या गया? भाग गया, इधर से इन्फिनिटी पे चला गया। तो पहला केस में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ होगा बच्चों? तो जैसे देखो, इसके इसके पेयर, इसके इसके पेयर, इसके पेयर तो अभी इंटैक्ट है, सिर्फ इसका जो पेयर था, ये सब के साथ जो इंटरेक्शन था वो निकल गया, है ना? क्लियर बच्चों? sir. तो वो जितने भी पेयर्स बन रहे हैं, वो सपोज हाफ एम डेल्टा U1 फर्स्ट गया तो इतना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब फर्स्ट जाने के बाद सेकंड भी चला गया,
सेकेंड भी चला गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी उसके कारण कितना कम हुआ है, तो डेल्टा U2 ये हाफ m, इसको V1 लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ V2 स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा है बच्चों, दोनों के बीच का काइनेटिक एनर्जी में कुछ डिफरेंस है। तो ये डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 जो है वो कुछ दिया हुआ है 9 इंटू 10⁹ जूल। अब ये बच्चों परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ, तुम लोगों का मैथ स्ट्रांग है। ये देखो, ये जो बॉल था इसका बाकी सबके साथ तो एक कॉम्बिनेशन था ही जैसा है, इसका इसके साथ भी था। अब ये चला गया, अब इसका कॉम्बिनेशंस लिखेंगे हम। तो कौन सा पेयर, सॉरी डेल्टा U1 माइनस डेल्टा U2 ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेल्टा U1 ज्यादा रहेगा। तो डेल्टा U1 में कौन सा पेयर है जो डेल्टा U2 में नहीं है? एडजेसेंट वाला। एडजेसेंट वाला, बाकी सब तो है ही ना। यस बाकी तो सर। सब कॉमन ही है बच्चों दोनों में, बोलो। यस सर। शाइमा, दोनों में डिफरेंस कौन से वाले पेयर का है? तो इतना इजकल टू ही ये है क्या? चेक करो। हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो ये देखने में इतना बड़ा लगा, लेकिन अगर सही सोचो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तभी हम लोग सेशन एंड करें, मतलब सॉरी डाउट सेशन। गौरव ने 20 पूछा है, 20 नहीं हुआ। Metallic sphere of radius I is cut in two parts along a plane whose minimum distance from the sphere center is इतना। एक स्फेयर है बच्चों, ये मिडिल से नहीं कट किया है, कहां से कट किया है, यहां से कट किया है, और ये डिस्टेंस कितना दे दिया है, r/2। अब शायद पूछा होगा कि एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये पूछा है। मिनिमम फोर्स टू कीप दिस एट रेस्ट, क्लियर। तो क्या करना है बच्चों, तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ाया था क्या? हाँ तो ये इधर हाँ। फोर्स लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है। तो ये मान लो प्रेशर P है, प्रेशर अगर P है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, P इंटू वट, दिस एरिया, है ना। तो P कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां तक मुझे याद है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही था ना प्रेशर, हाँ सर। इंटू पाई इंटू ये प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये r/2 है, ये r है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, शायद √3r/2। सही लिख रहा हूं? सिग्मा को क्यू के टर्म में लिख दोगे तो मुझे लगता है कि सॉल्व हो चुका है हमारा सवाल। गौरव, पार्थ पाटिल, ये हुआ था सॉल्व तुमसे?
नो सर। ट्राई नहीं किया था? किया था पर सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी लगा आसान। हाँ सर। तो चलो अब समर्थ की बात मान लेते हैं यार, बहुत देर से कर रहा है सर, कितना देर डाउट लोगे, कुछ पढ़ा दो कुछ पढ़ा दो। तो बच्चों मैं आज स्टार्ट करता हूँ। सर रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं आज के लेक्चर का? चल रहा है रिकॉर्डिंग। बच्चों ग्रेविटेशन, एक्चुअली इसमें कुछ ज्यादा दम है नहीं इस चैप्टर में, बट फॉर्चुनेटली इस पे बहुत सारे सवाल जेई में पूछते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा कंसेप्ट है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा था। क्यों बड़ा था? बिकॉज उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो नेचर एग्जिस्ट होते थे। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या है, एक ही टाइप का मास है। तो बच्चों इसमें वेराइटीज कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो सीखो, अगर ये सीख लिया तो ये तो आसान ही रहेगा। तो इसमें भी बच्चों यही पढ़ना है। ग्रेविटेशन में भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है। और क्या पढ़ना है बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड। और क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा वही चीज ग्रेविटेशन में पढ़ोगे। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे होता था फोर्स, क्या होता था, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन में क्या हो जाएगा, G। बस सिंपल सा। तो बताना है ग्रेविटेशन, तो एक से हवा में उड़ा दूंगा चैप्टर, ये तो यही होगा, है ना। जरूरत नहीं है तुम्हें बहुत पढ़ने का। जो रोल वहां पे के का, वही रोल यहाँ पे जी का, कैपिटल जी। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और ये क्या है, दो पॉइंट मास के बीच का फोर्स। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता था, सिमिलर चार्ज होता था तो रिपल्सिव लगता था, अपोजिट नेचर का चार्ज होता था तो अट्रैक्टिव लगता था। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव, एक ही टाइप का है। तो इसमें वेराइटीज बच्चों कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। अब बच्चों जो फोर्स हमने पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसी फोर्स को डील करने के लिए हम लोग फील्ड का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे। यहाँ पे फील्ड कैसे डिफाइन था, पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के कारण। अनिष्का कनेक्टेड हो तुम? यहाँ पे बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे, कैन यू गेस? Km upon r square. GM GM अपॉन upon आर स्क्वायर, के जगह पे जी। जी का वैल्यू तुम लोगों को पता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर एनीवन, माइनस 11। 11। अच्छा यार इसका मुझे यूनिट लिखना है, कैसे लिखें यूनिट, मैं तो भूल गया, कोई बता सकता है? square per kg square. न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं. छोटे कोचिंग में जाओगे तो पता है 1.5 महीने तक यही चलता है, यूनिट एंड डायमेंशन।
ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले लिखाते हैं, बच्चा रट्टा मारता है, जी का यूनिट याद करता है ना, बहुत खुश रहता है, बहुत समझ में आ रहा है। 8-9 महीने के बाद कोई बच्चे इंटरेक्ट करता है रेजोनेंस वाले बच्चों से, दूसरे वाले बच्चों से, तो पता चला कि हमारा तो कुछ पढ़ाई ही नहीं हुआ। ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ। कोई रियलाइज किया ऐसा? सर कि बहुत जगह पे कोचिंग में फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन ही चलता है शुरुआत में 2-3 महीने 11th में। बच्चे डेली याद करते हैं, डेली रट्टा मारते हैं, जी का यूनिट आज याद किया, कल सरफेस टेंशन का यूनिट याद करेगा, परसों विस्कोसिटी का याद करेगा, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन। और लगता है हर दिन नया नया सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत में कुछ बच्चे ये सब पढ़ पढ़ करके विस्कोसिटी है एकदम नया सा, टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क, तो कोई फायदे की चीज है क्या? जैसे चैप्टर प्रोग्रेस होगा अपने आप सब यूनिट डायमेंशन आ जाएगा। देखो समर्थ एक्सपीरियंस किया ही है। तो एक चीज जान जाओ, जहां पे ना यूनिट डायमेंशन शुरुआत में पढ़ाता है ना, तो वो कोई काम का है नहीं। चलो एनीवे, दर्शना का है कि सर आप नोट्स दे सकते हो क्या, ऐसा जो लिख रहे हो? यार मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी है नहीं, क्या करोगे नोट्स लेके? अगर तुझे नोट्स ही ऐसे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ। बच्चों हम लोग डायरेक्टली आ रहे हैं कि 2 पॉइंट मास है, चार्ज में भी बच्चों पॉइंट चार्ज था, 2 पॉइंट मास, व्हाट इज द सेपरेशन R, देन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। और कैसा होगा बच्चों? अट्रैक्टिव। और along line joining the 2 point mass। अगर सपोज पूछा जाए व्हाट इज द फोर्स ऑन पार्टिकल 2/1, ऐसे फोर्स वेक्टर अगर लिखा जाए बच्चों तो हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर और R21, सॉरी, पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो ये माइनस लिख लेते हैं। ऐसे चलेगा बच्चों? ये कैप लिखा है, तो इस चैप्टर में करना ही क्या है? बहुत ही सिंपल सा मैं लिखता हूं कि एक मास m है बच्चों, एक मास और m है, एक और मास m है, 3 मास ले लिया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चों यहां भी वैलिड रहेगा। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, एंड फॉर द टाइम बिंग ना इसको मास कर देता हूँ 2m, बाकी दोनों का m रहने देता हूँ। बहुत क्विकली
मुझे जेएफ वाले बच्चे बताएं फोर्स ऑन ए क्या होगा, और इस डायरेक्शंस को मैं आई कैप ले रहा हूं। एफ ए क्या होगा, एफ बी क्या होगा, एफ सी क्या होगा। अच्छा मैंने बताया नहीं, जी का जो वैल्यू लिखा था बच्चों, जी का वैल्यू ना बहुत छोटा था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। दिस इज वेरी स्मॉल। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेक्ट करना आसान नहीं है, बहुत छोटा फोर्स है 2 पॉइंट मास के बीच में। ये तभी सिग्निफिकेंट होगा जब एटलीस्ट वन इंटरैक्टिंग बॉडी हैव वेरी लार्ज मास। जैसे एक ब्लॉक ले लो और अर्थ ले लो, तो जो mg का फोर्स लग रहा है, सपोज 1 kg का एक ब्लॉक है, अर्थ फोर्स लगा है, तो अर्थ बहुत बड़ा है, दैट्स वाई वो ग्रेविटी का फोर्स मुझे दिख रहा है, मतलब पता चल रहा है। 1 kg का ब्लॉक ले लो और 1 मीटर से सेपरेशन रखो, 10 मीटर से सेपरेशन रखो, वो फोर्स जो होगा बहुत ही छोटा होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। यू कैन कैलकुलेट कि 1 kg का एक मास और एक और 1 kg का मास 1 मीटर से सेपरेटेड है, व्हाट विल बी द फोर्स, कैन यू कैलकुलेट? इतना 10⁻11 न्यूटन, बहुत ही छोटा फोर्स है, हार्ड टू डिटेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम पढ़ेंगे तो जनरली हमारे लिए काम का कब होगा, जब वन ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडी इज वेरी लार्ज या दोनों बहुत लार्ज, जैसे सन एंड मून, सॉरी सन एंड अर्थ, अर्थ एंड मून। ये चलो, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शना तुमसे निकल गया ये सवाल? अरे आज Yes, बच्चे sir. थोड़ा ज्यादा आ गए यार, बच्चों को मन किया कि चलो सर से थोड़ा मिल लेते हैं। सॉरी नहीं, इसका मास m ही था ना, और एक और तीसरा बॉडी है 2m का। तुम लोग तो इतना पढ़ चुके हो कि ये सब को तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। सो लेट्स सबसे पहले एफ ए लिख लेते हैं बच्चों। तो जाएगा GMM मतलब m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा -i कैप, प्लस ये 2m भी लगा होगा बच्चों, GM इंटू 2m अपॉन 2a का स्क्वायर, और कैप होगा ना सर? क्या होगा? सर ए पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आई कैप होगा ना? हाँ प्लस आई कैप, सॉरी प्लस आई कैप है ना, इधर आई कैप लिया है ना, इधर आई कैप। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से, GM स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। सिमिलरली एफ बी क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली लिख दूं क्या, GM बाई a स्क्वायर, किधर हो जाएगा आई कैप, और एफ सी सी पे फोर्स कितना हो जाएगा, G इंटू 2m स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस G 2m स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इतना, और ये माइनस आई कैप। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं था। अगर आप कोई पूछ दे चलो दूसरा पेज लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मैसेज आया देख लेते हैं। सोहम ने आंसर किया, नैन ने किया, ईशान ने पूछा है सर
Why bodies attract each other? ईशान, दिस इज बेसिक लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ये बेसिक है, ऐसा होता है ना। और ग्रेविटेशंस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हमारे साइंटिस्ट के पास है भी नहीं उसके ओरिजिन के बारे में। कभी मैंने बताया होगा कि देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस, याद होगा, एक ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और 2 और कौन सा था? Strong nuclear force. स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स, मतलब न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स। तो ये माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वी नो लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट दैट, बट ग्रेविटेशंस के बारे में, व्हाट इज द ओरिजिन, वी डोंट हैव मच आइडिया टू आवर साइंटिस्ट। और ना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया है, वीक फोर्स के बारे में तो बहुत कम है। चलो, तो इसका भी सॉल्यूशन दे दिया बच्चों। एक मास है m1 और एक मास है m2। योर डिस्टेंस है r से सेपरेटेड, और एक मास है m। फाइंड x so that force on m that is equal to 0, है ना। सो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा बच्चों। g m1 m अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g m2 m अपॉन a माइनस एक्स का या r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। सो r माइनस एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू क्या आया था बच्चों? रूट m2 अपॉन m1 आ जाएगा, है ना। r बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट m2 बाई m1 प्लस 1। सो x इज इक्वल टू आ गया r बाई 1 प्लस रूट m2 बाई m1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, रूट m1 r अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। इसमें कोई दम है नहीं, ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी कराए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीति बागुल, कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक? नो सर। तुम्हारी दोस्त कनेक्टेड है? इसमें क्या ही पढ़ाऊं, ये तो सब तुम्हारा रिविजन्स होगा बच्चों। ये अगर कह दें कि ये मास है m, ये मास है m, ये मास है m, है ना, और एक सेंटर पे मास रख दिया m डैश, क्या ये सिस्टम किसी केस में इक्विलिब्रियम में हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता बच्चों। इसमें सब अट्रैक्टिव फोर्स लगा है, तो इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटी नहीं है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि m डैश पे फोर्स कितना हो जाएगा, m डैश को भी m ही ले लेता हूं, चलो, है ना। क्योंकि ये और ये सब इक्वल है बच्चों, तो m डैश पे फोर्स हो जाएगा 0। एम आई राइट? Yes. sir. लेकिन मान लो इसका नाम दे दिया A B C, तो फोर्स ऑन द ब्लॉक C निकाल सकते हो। देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है फोर्स ऑन C। साइड लेंथ के हाँ, साइड लेंथ A दे दिया। बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन है, ऐसे सवाल करवाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहोगे सर ये जो C पे बाय स्क्वायर।
हाँ मुझे पता है सारे बच्चे कर लेंगे। सी पे जो ए है फोर्स इधर लगाएगा, सी पे बी इधर लगाएगा, और ये जो सेंट्रॉइड पे है वो इधर लगाएगा। तो नेट एफ नेट ऑन सी ये सपोज F1 है तो ये भी F1 हो जाएगा, और ये सपोज F2 है, और ये एंगल है बच्चों 30 डिग्री। तो मैं लिखूं कि ये हो जाएगा 2F1 cos 30 डिग्री प्लस F2। 2F1 क्या हो जाएगा, G M स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर cos 30 प्लस G M डैश भी बच्चों M ही ले लिया हूं, अभी M डैश लिख लेता हूं, अपॉन, और ये तो याद होगा तुम्हें A/√2 √3 A/√3 गुड, A/√3 का स्क्वायर हो गया। इतना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बच्चों इसी सीरीज में मैंने ऐसे भी करवाया था फोर्स, M मास M मास M मास M मास, तो किसी एक पे कितना फोर्स है, एक इधर, एक इधर और एक इधर। निखिल निखिल कर पाओगे? निखिल कनेक्टेड है? ऋषिकेश, जीत शाह, सर साइड लेंथ यही है क्या? हाँ साइड लेंथ ए ले लोगे। बस ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ बच्चों की, ये तुम्हें आता है, बस ऐसे ही मस्ती करो, थोड़ी सी टाइम पास करते हैं आज। लक्षिका मुझे प्रॉमिस की थी बहुत 11th लास्ट में, मतलब 12th के स्टार्टिंग में, कि बहुत मन से पढ़ेंगे सर, बट मुझे लग नहीं रहा है प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है। चलो JPA का कोई भी बच्चा आवश्यक नहीं है, सारे प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। तो ये निकल जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, निकल जाएगा ना, ये हो जाएगा निकल गया है सर। M स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये हो जाएगा GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और ये हो जाएगा GM स्क्वायर बाई √2A का स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर। 5GM स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर क्या हो जाएगा? तू आना, तेरे लिए डंडा ना रेडी है। √2 + 1 GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इसको मिला देंगे तो ये बच्चों हो जाएगा √2 और प्लस ये है 1/2। अभी सही है? नैन पटेल, तूने यही बताया था कि कुछ अलग बता रहा था? हाँ सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अभी समझ गए। बड़ा प्रॉब्लम नहीं, वो थोड़ी अच्छी खासी डांट पड़ेगी तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फोर्स स्केलर क्वांटिटी है ना? क्या नैन? वेक्टर वेक्टर है सर। अच्छा वेक्टर है, ये नयन भूल जाता है यार, तो 12th में आ गया है। चलो एनीवे, गलतियां होती है, मेरे से भी गलती होती है। चलो बच्चों ये सब तो कर ही लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मजेदार सवाल लेता हूँ यार, थोड़ा सा तो अच्छा सवाल एक आध होना चाहिए।
एक ले लेता हूं बच्चों, एक रॉड है और एक पार्टिकल है और ये कैपिटल एम है। इसका है लेंथ एल और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है डिस्टेंस सपोज आर। अब दोनों के बीच में फोर्स निकालना है बच्चों। आ रही बात समझ में? यस फोर्स बिटवीन रॉड एंड स्मॉल स्फीयर एम। अब कौन हेल्प करेगा इसमें? इंटीग्रेशन। एलिमेंट लेंगे। सामा तूने क्या लिख करके दे दी है? अच्छा, आई कैप माइनस जे कैप, गुड। जब यूनिट वेक्टर लिखी तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप और डिवाइडेड बाय √2 भी करना था। की थी क्या साइमा? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। चलो बच्चों, इसमें क्या करेंगे? या तो रॉड का फोर्स स्मॉल एम पे लिख लो या स्मॉल एम का फोर्स रॉड पे लिख लो, बात तो बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक डिस्टेंस x पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं यहाँ पे। अब ये सारे बच्चे देखना, स्पेशली कुछ बच्चे जो हमारे यहाँ 12th में ज्वाइन किए और लेट ज्वाइन किए हैं। बच्चों इस छोटे से एलिमेंट पे हमें फोर्स लिखना है, तो इसका मास ले लेता हूं बच्चों, छोटा सा मास डी कैपिटल एम, बहुत छोटा सा मास है। कैसे लिखेंगे? एल लेंथ का मास कैपिटल एम, तो यूनिट लेंथ का हमारा जो ये लेंथ लेंगे बच्चों बहुत छोटा dx। व्हाट इज फोर्स ऑन this elemental mass due to the sphere? Force on elemental mass due to the sphere, तो इसको df लिख लेते हैं, g इंटू m इंटू d कैपिटल M एलिमेंटल मास डिवाइड बाई डिस्टेंस x स्क्वायर। g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई l dx बाई x स्क्वायर। टोटल फोर्स लिखना है बच्चों, इंटीग्रेट कर लेंगे, g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई l और इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर। x कहां से कहां वेरी कर रहा है बच्चों? सेंटर से डिस्टेंस r है, r माइनस एल बाई टू r माइनस एल बाई टू से लेकर के r प्लस तो हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई l और इसका इंटीग्रेशन आता है -1 अपॉन x ना। अभी अगर पीडीएफ दूंगा तो मुझे नहीं पता कि इसका ये जो बाहर लिखा चला जाता है तो उसका आता है कि नहीं, शायद नहीं आता है। बच्चों ये माइनस साइन इसको अगर कंसिडर कर लें तो लोअर लिमिट को पहले लिख लेते हैं, 1 अपॉन r माइनस एल बाई टू माइनस 1 अपॉन r प्लस एल बाई टू और इसको सॉल्व करके लिख लोगे। लिखें दो क्या?
जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई क्या रहा है, इतना आया क्या? सर ऊपर एल भी आएगा ना? ये एल कट जाएगा ना। अगर ऐसा लिख दिया बच्चों कि अभी जो मास m था और रॉड अलोंग द एक्सिस रखा था, अभी ऐसे रख दिया, और मान लो ये डिस्टेंस r है और ये लेंथ l है, कैन यू फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस टू? बच्चों ये यूनिफॉर्म है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा डिजाइन का बन जाता है। फिर भी नहीं बना, अच्छा ठीक है। तो ये तुम्हारा रहा होमवर्क, हाउ टू फाइंड दिस। टू GMM अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L। क्या बात है, इतना जल्दी कैसे निकाल लिया? अच्छा बच्चों थोड़ा सा अटेंडेंस बोल देना, JPB के बच्चे कौन अब्सेंट है? अनिष्का शायद अब्सेंट है, नहीं कनेक्टेड है। प्रेम डालवी, पीयूष सिंधे, तौहीद सईद, वेदांत यादव। सर मैं प्रेजेंट। अनिष्का प्रेजेंट हो? यस अनिष्का प्रेजेंट है। तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या? प्रेम डालवी, पीयूष सिंधे, यस सर। पीयूष सिंधे नहीं है, तौहीद सईद, वेदांत यादव। वेदांत है क्या? नहीं है वेदांत। मैं ग्रुप पे डाल रहा हूं बच्चों की, ये सारे बच्चे अब्सेंट थे। तो बच्चों ये फोर्स तो निकालना बहुत ही सिंपल सा है। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट रिंग रिंग फील्ड। मैं स्टार्ट ही कर देता हूं ना बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिफाइन होगा बच्चों, कि अगर कोई मास m है और किसी स्मॉल एम मास पार्टिकल पे अगर ये फोर्स लगा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 स्टेप प्रोसेस या 3 स्टेप प्रोसेस? 2। दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस। क्या समझाया था फील्ड के कंसेप्ट में, कि बच्चों अगर ये मास है तो अपने प्रेजेंस के कारण सराउंडिंग में कुछ चेंज लाता है, सराउंडिंग के प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देता है, उसी मॉडिफिकेशंस को कहते हैं कि ये फील्ड क्रिएट किया है। तो कैपिटल M बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस इट क्रिएटेड फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सराउंडिंग, और उस पॉइंट पे अगर कोई मास है तो यहाँ का जो फील्ड है जिसको m ने क्रिएट किया है, वो फील्ड स्मॉल m से इंटरेक्ट करता है ना? क्लियर? तो कहोगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा? तो बच्चों वैसे ही लिखेंगे कि एक मास लाएंगे, और बच्चों यहाँ पे मास छोटा बड़ा जो भी रखेगा, कोई ऐसा नहीं 1 kg का ले लो या 10 kg का ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे वहां पे कहा था मास शुड बी वेरी स्मॉल, 1 कूलम का मास बहुत बड़ा होता है, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे तो एक ही टाइप का है, तो एक पॉइंट मास ले आए, इस पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा है बच्चों, इस पे F,
तो यूनिट मास पे कितना फोर्स लगेगा उसी को क्या बोल देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। इज इट क्लियर? यस। अब बच्चों F/m तो होता है क्या है, एक्सेलरेशन होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कुछ और नहीं, क्या है, एक्सेलरेशन है ना। किसी पॉइंट पे अगर मान लो छोड़ दिया, सिर्फ वही फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट होगा। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो कैपिटल M कितना फोर्स यहाँ, सॉरी क्या ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो न्यूटन्स लॉ से लिखेंगे G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R स्क्वायर हो गया ये फोर्स, माइनस R कैप लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर, ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी F/m, बस ये टाइम लग रहा है, कुछ है नहीं इसमें। तो अब के बाद सिर्फ बच्चों हम लोग देखेंगे क्या, फील्ड का कंसेप्ट ही हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे सपोज एक मास m है, एक और मास m ले लिया और पूछ दिया जाए कि यहां से y डिस्टेंस पे व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फील्ड देख रहे हैं। सो इसके कारण E1 इधर हो जाएगा, इसके कारण E1 इधर हो जाएगा। E1 लिख रहा हूं इसलिए मैग्नीट्यूड लिख दिया। नेट फील्ड जो हो जाएगा एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 2E1 cos 30 डिग्री, सॉरी थीटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है थीटा। सो GM अपॉन पॉइंट मास के कारण आ जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस R है तो GM अपॉन R स्क्वायर ट्वाइस और cos थीटा हो जाएगा Y अपॉन R 2GM Y अपॉन A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर टू द पावर 3/2। और सबको याद है कि वेयर द फील्ड विल बी मैक्सिमम एट व्हाट पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कौन A by root A/√2। बहुत बढ़िया बच्चों, A/√2 पे मैक्सिमम एट A/√2। चलो नेक्स्ट, बच्चों हमें क्या करना है कि अलग अलग शेप ऑफ द बॉडी होगा, उसके कारण फील्ड निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिंग। एक यूनिफॉर्म रिंग है, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर, यूनिफॉर्म रिंग है 0। मुझे एक्सिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। यूनिफॉर्म रिंग कहोगे सर एक्सिस पॉइंट पे फील्ड जो होगा इसके कारण फील्ड इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के फील्ड जो होंगे वो इस डायरेक्शन को कैंसिल कर देगा, नेट इधर होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेता हूं बच्चों DM, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है DE सपोज,
तो जो नेट फील्ड होने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। लेकिन एक चीज गड़बड़ दिखा दिया यहाँ पे, क्या गड़बड़ दिखाया है, डायरेक्शन। डायरेक्शन। वो दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैट्स ही रहता है बच्चों, तो क्या ऐसा हो जाएगा डायरेक्शन, है ना, ये हो जाएगा डी। तो क्या हो जाएगा, ई जो हो जाएगा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बहुत ही इजीली बता दोगे, जी डी एम अपॉन इसका रेडियस सपोज आर, ये डिस्टेंस है एक्स, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन, इसमें सब कांस्टेंट है एक्सेप्ट डीएम, तो डीएम का इंटीग्रेशन टोटल मास हो जाएगा। And you will get the expression of for the gravitational field due to the ring E is equal to G capital M X upon x square plus r square to the power 3/2। और ये दो पॉइंट मास जैसा ही है बच्चों, E will be maximum at x is equal to r by root 2। इलेक्ट्रोस्टैट्स में बताया था, यहां भी बता दिया, जस्ट अभी पहले तुम लोगों ने सही बताया। नेक्स्ट बच्चों बताओ कि क्या पढ़ना है, कौन सा शेप का। बच्चों इसमें दिक्कत नहीं हो रही ना, किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताएं, थोड़ा स्लो हो जाएंगे। ये बच्चों रिंग है, लेकिन ये हाफ रिंग है, और उसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालना है। एंड यू कैन गेस फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसके कारण छोटा सा एलिमेंट लेंगे, डी लिखेंगे, ये एंगल थीटा है तो डी कॉस थीटा हो जाएगा। टोटल मास अगर बच्चों रिंग का m है, रेडियस इज सपोज r, कैन यू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट ज्योमेट्रिक सेंटर। तो अगर सर डी कितना लिखेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट लेना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे थीटा एंगल पे डी थीटा का लेना पड़ेगा एलिमेंट। तो मास ऑफ द एलिमेंट आ जाएगा m अपॉन पाई आर, यूनिट लेंथ का मास, इनटू लेंथ ऑफ द यूनिट इज एलिमेंट इज आर डी थीटा। मुझे नहीं लग रहा कि फास्ट चल रहा हूं मैं। डी हो जाएगा जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। नेट फील्ड जो आ जाएगा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, -π/2 टू π/2। So if you put G dm को बच्चों थीटा के टर्म में लिख लो, बिकॉज कॉस थीटा भी है। And you can easily derive G m upon pi r square
और कॉस थीटा का साइन थीटा 2gm/πr²। ठीक है, बच्चों दूसरे पेज पे जाएं। अच्छा 9 बज गया, ठीक है चलो, तो आज इतना है बच्चों। बाकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना आसान है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग फील्ड के बाद पोटेंशियल जाएंगे और सैटेलाइट का जो मोशन है उस पर बहुत सब सवाल आते हैं। तो अभी का क्लास यहीं फिनिश कर